दोस्तों, चुनावी जीत और इन संस्थाओं का दुरुपयोग अगर ये अलग कर दें तो सच्चाई ये है कि मोदी का सिस्टम अंदर ही अंदर आज ढहता चला जा रहा है। और सच ये भी है कि आज की तारीख में मोदी देश को आगे ले जाने की जगह अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। Rebel Trinamool Congress MPs accounting for a massive 2/3 of the party's strength in the Lok Sabha have formally broken away. All 6 of those MPs are going to outline why they decided to dump the Uddhav Thackeray clan and join the Shinde Sena. और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी की इन 12 साल की लीडरशिप में क्या देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, देश का रुपया लुढ़कता जा रहा है, देश की शिक्षा व्यवस्था फेल हो रही है और चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे घपले और घोटालों की अचानक बाढ़ आ गई। चारों चोरों को, चोर चंपत राय, चोर अनिल मिश्रा, चोर टिन्नू यादव यानी रामशंकर यादव, चोर गोपाल राव, चारों के नाम हम एफआईआर देने के लिए आए हैं कि एफआईआर दर्ज करें। ये कैसा संयोग है कि मुख्यमंत्री, उनका परिवार की कंपनियां जो 168 एकड़ जमीन खरीदी, उसका 111 एकड़ हिस्सा ठीक उसी रूट पर है जहां पर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, नए रोड प्रोजेक्ट्स, उज्जैन मास्टर प्लान जो 2035 के तहत जहां पर लैंड यूज चेंज होने वाला है, ये सारी चीजें यहां पर होने वाली है। कैसा संयोग है ये? और दोस्तों, इन नाकामियों पर जब नजर जाती है तो कुछ सवाल अनायास उठते हैं कि आखिर मोदी की जो टीम है क्या देश की चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रही? क्या मोदी के पास सॉल्यूशन नहीं है? क्या ये जो टीम उनकी है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की या फिर चीफ मिनिस्टर्स की, ये टीम कमज़ोर है, अयोग्य है, इसमें चापलूस चाटुकार भरे हुए हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या काबिलियत की जगह मोदी चापलूसों को तरजीह दे रहे हैं कि चापलूस ही मेरिट है मोदी के लिए? अब दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप खुद नज़र डालें, गौर करें, मोदी के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, मोदी के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो उनके मेंबर्स हैं, अगर उनके प्रोफाइल पर, उनके ऊपर आप नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मोदी जी ने ये देश किन लोगों के हाथ में सौंप दिया है। अब दोस्तों, मोदी जी की मुख्यमंत्रियों की टीम या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स की टीम तो बहुत लंबी है, लंबी फेहरिस्त है, बहुत समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ मिसाल देना चाहूँगा, कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा। मसलन अब यही साहब, इन्हीं को देख लीजिए। ये अचानक राजस्थान के मतलब पहले विधायक भी नहीं थे, कॉरपोरेटर भी नहीं थे, लेकिन अचानक चुनाव लड़े विधायक का और पर्ची खुली और ये साहब चीफ मिनिस्टर हो गए। कहाँ के? एक बड़े स्टेट के, राजस्थान के। तो साहब भजन लाल शर्मा अचानक मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन मोदी जी के जो शर्मा जी हैं, आप ज़रा इनका विजन देखिए। अगर बात हम किसानों की करें तो शर्मा जी कह रहे हैं कि साहब किसान जो है वो सिर्फ 1 महीने काम करता है, सिर्फ 1 महीने, यानी बाकी 11 महीने किसान मौज करता है। किसान साल में सिर्फ 20 दिन या 25 दिन या 1 महीने काम कर रहे हैं, 11 महीने का, 12 महीने का अपना पूरा भोजन से लेकर के पूरी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। थोड़ा अंदाजा हुआ आपको भजन लाल जी के बारे में, अब कुछ और अंदाजा होगा। एक पत्रकार ने यूं ही इनसे पूछ लिया, भजन लाल से, कि साहब आपके फेवरेट एक्टर कौन है, सबसे फेवरेट देश में अभिनेता कौन है? सुनिए साहब भजन लाल जी का जवाब। आप बताइए सर, कौन सा फेवरेट एक्टर है आपका? नरेंद्र मोदी जी। सर ये तो बात है। सर कितना बड़ा आयु? भजन लाल जी की तो दाद देनी पड़ेगी। मोदी जी को ही इस देश का सबसे बड़ा एक्टर बता दिया। अब मोदी जी की एक और नवरत्न चॉइस देखिए। ये साहब जो हैं, ये लाठी चलाने में, लाठी भांजने में इनको महारत थी। मैं लठैत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लाठी बजाने में जो इनकी कला थी, हज़ारों में एक कोई होती है। देखिए कौशल, देखिए इनका लठ चलाने का। अब लाठी चलाते चलाते मोहन यादव मध्य प्रदेश, एक बड़े प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो उन्होंने लाठी चलाई, लैंड स्कैम की, ज़मीनों के खेल की, कि मोदी और शाही चक्कर आ गए। अब मोदी जी के नवरत्नों की बात चल रही है। मान सिंह देख लिया, टोडरमल देख लिया, अब्बुल फजल देख लिया, बीरबल देख लिया, और भी देखिए आप।
एक साहब हैं सम्राट चौधरी, नाम सम्राट है, हत्या जैसे संगीन आरोप लग चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं, बहुत कुछ है। लेकिन आजकल बिहार की गली गली में सम्राट चौधरी की डिग्रियों की चर्चा है। मोदी जी की डिग्री नहीं, सम्राट जी की डिग्रियों की चर्चा। पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट में रहता है, मैं कोई नई बात नहीं बोलता। चलो भाई, हम तो अब दूसरा मांग कर रहे हैं कि पीएफसी कोर्स का ही डिग्री बता दो, कब पास किए हो। पीएफसी कोर्स भी नहीं किए हैं, आपके कैमरे पर पहली बार कह रहे हैं, इसको चला लीजिए। सम्राट चौधरी ने मैट्रिक तो नहीं पास किया है, जिस पीएफसी कोर्स के करने का वो दावा कर रहे हैं वो पीएफसी कोर्स भी नहीं पास किए हैं, क्योंकि वो कोर्स होता है तमिल भाषा में। उस कोर्स की पढ़ाई तमिल भाषा और अंग्रेजी भाषा में होती है, और सम्राट चौधरी को तमिल और अंग्रेजी तो नहीं आता है, ये बात तो सब लोग जानते हैं। अब मुख्यमंत्रियों की लंबी लिस्ट है, कैबिनेट मिनिस्टर जो मोदी जी की सरकार में उनकी लंबी लिस्ट है। निर्मला सीतारमण जैसी नवरत्न हैं जिनके पति जो हैं वो इकोनॉमिस्ट थे, मैडम नहीं थी। जी हाँ, अब अगर आप धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो आगे इनकी भी चर्चा होगी, जिनको लेकर देश भर में धरने चल रहे हैं। लेकिन एक मंत्री का मैं दोस्तों जिक्र करना चाहूँगा, जरा उन पर भी गौर करिए, मनसुख मांडविया। अब मनसुख साहब का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि फोकस कम रहता है। ये साहब जो थे वो वेटनरी इंस्पेक्टर हैं। आप ढूंढ सकते हैं वेटनरी इंस्पेक्टर का क्या मतलब होता है। जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उससे नीचे जो होते हैं उनको आप समझ लीजिए वेटनरी इंस्पेक्टर कहते हैं। अब ये साहब जो हैं मोदी जी के बड़े खास थे। मोदी जी ने इन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है कि आपको भारत में ओलंपिक गेम्स कराने हैं, इसलिए इनको खेल मंत्री बनाया है। हालांकि और भी पोर्टफोलियो उनके पास में। अब खेल मंत्री का साहब आप हाल देख लीजिए, आजकल तो वर्ल्ड कप फुटबॉल चल रहा है। फुटबॉल के बारे में इनको कितनी जानकारी है आगे पता लग जाएगा। ये देश के जो पुराने क्लब हैं, सबसे पुराने क्लब मोहन बगान ईस्ट बंगाल, उनका भी नाम नहीं जानते। कॉम्पिटेंस देखिए मोदी जी के स्पोर्ट्स मिनिस्टर की। मोहन बेगन ईस्ट बंगाल। अब ये जो साहब हैं इनके बारे में मैं क्या कहूँ। एक नाम तो दोस्तों आपने सुना होगा, जेफरी एप्स्टीन, जिससे ट्रंप भी हिले, कई मुल्कों के बादशाह हिले हुए हैं, और शायद दुनिया में इतना बड़ा कोई सेक्स ऑफेंडर नहीं पैदा हुआ। अब जेफरी एप्स्टीन और इन साहब के क्या रिश्ते थे मोदी जी के मंत्री के, मैं नहीं बताऊंगा, मंत्री जी से खुद सुनिए। Then there are references to 3 or 4 meetings in 8 years. अब दोस्तों सवाल यह है कि क्या ऐसे ही लोगों के भरोसे, ऐसे ही लोगों के सहारे मोदी जी भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनाने जा रहे हैं, तीसरी सुपर पावर बनाने जा रहे हैं। अमेरिका चाइना के बाद भारत तीसरी सुपर पावर बनेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी बार बार हर व्याख्यान में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया टूटता जा रहा है, और भारत की पायदान ऊपर जाने की जगह नीचे आ रही है। That the dream of a $5 trillion economy will soon become a reality. मोदी ने देश को गारंटी दी है कि अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा। और बात सिर्फ सुपर पावर की नहीं, बात सिर्फ तीसरी पायदान या चौथी पायदान या 5वीं पायदान पर लुढ़कने या चढ़ने की नहीं। सच्चाई है कि आज देश में संस्थाएं कमज़ोर हो रही। वो संस्था चाहे इलेक्शन कमीशन हो या जुडिशरी हो या बाकी सरकारी इंस्टीट्यूशंस हो, जांच एजेंसियां हो, और जहां तक नीतियों की बात है तो हर नीति कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिख रही है। और अगर भ्रष्टाचार की दोस्तों बात करें तो शायद भ्रष्टाचार इस वक्त चरम पर है। जितना भी गोदी मीडिया रिपोर्ट कर रही है उसको देखकर ऐसा ही लगता है कि स्थिति भयावह रूप ले रही है। अब बीजेपी का आप कोई भी स्टेट उठाकर देख लीजिए, अगर आप हरियाणा देखिए वहाँ भी घपले हो रहे हैं। अगर मंत्री नहीं कर रहे तो आईएएस ऑफिसर्स घपले कर रहे हैं। अगर आप राजस्थान में आ रहे हैं वहाँ भी भ्रष्टाचार है, वहाँ भी भ्रष्टाचार है। और भजन लाल शर्मा कहीं ना कहीं लगाम उनके हाथ से ढीली पड़ती चली जा रही। मध्य प्रदेश के तो कहने क्या, मोहन यादव ने जिस तरह से खुद योजनाएं बनाई और जहाँ जहाँ योजनाएं बनाई, प्रोजेक्ट्स लाए मुख्यमंत्री, वहीं की ज़मीनें वो खरीदते चले गए। ना सिर्फ मोहन यादव,
मोहन यादव की पत्नी, मोहन यादव के बेटा, मोहन यादव की बहू, मोहन यादव के भाई, मोहन यादव की भाभी, पूरा कुनबा जमीन खरीदने लगा। आप कह सकते हैं कि जिस प्रदेश के वो मुखिया हैं उसी को लूट रहे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, इस देश के सबसे बड़े सूबे की, तो मैं पीडब्ल्यूडी की बात नहीं कर रहा, सड़क बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंचाई विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजली विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ करप्शन होता रहता है। मैं बात मंदिर की कर रहा हूँ कि वो मंदिर जहाँ करोड़ों करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है, वो गरीब जो कहीं ना कहीं पैसे बचाकर चंदा देते हैं, उस चंदे की भी चोरी होती है। आप कह सकते हैं कि चाहे वो सोने के बिस्कुट हो, चांदी के बिस्कुट हो, हीरे का हार हो, कुछ बचा नहीं, सब कुछ चंपत होता गया चंपत जी के राज में। का मामला राम जन्मभूमि से संबंधित है, इसीलिए राम जन्मभूमि थाने आए। राम जन्मभूमि पर जो चढ़ावा आता है प्रतिदिन करोड़ों का, चारों चोरों को, चोर चंपत राय, चोर अनिल मिश्रा, चोर टिन्नू यादव यानी राम शंकर यादव, चोर गोपाल राव, चारों के नाम हम एफआईआर देने के लिए आए हैं कि एफआईआर दर्ज करें। और मोदी जी की अगर मैं शिक्षा व्यवस्था की या शिक्षा नीति की बात करूं तो मुझे यहाँ स्मृति ईरानी के जिक्र करने का कोई ज़रूरत नहीं, जो पहली चॉइस थी। मुरली मनोहर जोशी की जगह स्मृति ईरानी को लाए थे। डिग्रियां छोड़ दीजिए, 12वीं पास थी वो, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो धर्मेंद्र प्रधान को लाए और धर्मेंद्र प्रधान के रहते हुए जो शिक्षा का हाल हुआ है, आज जंतर मंतर पे बच्चे देश भर के कई दिन रात से बैठे हुए हैं, जगह जगह विपक्षी पार्टियों का धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज हो रहा है। और अगर मैं परीक्षाओं की बात करूं तो चाहे नीट हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एसएससी हो, और तो और आज भी जब ये खबर मैं बना रहा हूं तो टीईटी की जो परीक्षा है महाराष्ट्र में लीक हो गई है। एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। और दोस्तों, इन्हीं विफलताओं के लिए, इन्हीं नाकामियों के लिए, चाहे वो पॉलिसी पैरालिसिस हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो अयोग्यता अक्षमता हो मोदी जी की टीम की, तो मोदी जी की जब भी घेराबंदी होती है सड़क से संसद तक, तो मोदी जी हमेशा नेहरू जी को आगे कर देते हैं कि नेहरू जी की नीतियां, नेहरू जी के फैसले रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं नेहरू, उनके फैसले। और अगर नेहरू के फैसले सही होते तो आज भारत तीसरी पायदान पर खड़ा होता अमेरिका और चीन के बाद। मुझे लगता है कि एक बार नेहरू जी से भी तुलना कर ली जाए ब्लैक एंड वाइट में मिस्टर मोदी की। अब दोस्तों, डिग्री से ही शुरू करते हैं। एक तरफ जहां नेहरू जी ने बीए की डिग्री ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से हासिल की और लंदन से ही उस ज़माने में बैरिस्ट्री की पढ़ाई की और पढ़ाई भी सुपर टॉप, वहीं मोदी जी की डिग्री हमेशा विवादों के घेरे में रही है। और मैं कह सकता हूं कि अमित शाह की सफाई देने के बाद भी आज भी मोदी जी की डिग्री पर क्वेश्चन मार्क है। इस बात का लोगों को जवाब नहीं मिल पाया कि प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। कुछ डिग्री इधर उधर, एक दिन अमित शाह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ वर्ष पहले डिग्री दिखाई थी। अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दिखाई क्यों, दी क्यों नहीं जा रही? अब जहाँ तक बात मोदी के कैबिनेट मिनिस्टर्स की, क्या क्राइटेरिया था आपको खुद ही पता लग जाएगा। कुछ नाम मैं लेता हूँ, जैसे नेहरू की कैबिनेट में केएल श्रीमाली साहब थे, गोविंद वल्लभ पंत थे, मोरारजी देसाई थे कैबिनेट मिनिस्टर, लाल बहादुर शास्त्री थे, और भी कई गैलेक्सीज, कई नवरत्न नेहरू की कैबिनेट की शोभा बढ़ाते थे। और अगर मोदी जी की कैबिनेट, आधी कैबिनेट तो मैं दिखा ही चुका हूँ, एक आंकड़ा ज़रूर देना चाहूँगा कि मोदी जी की कैबिनेट में, इस कैबिनेट में से पहली कैबिनेट अगर आप मिला के देखिए तो 11 ऐसे मंत्री हैं जो 12वीं पास हैं, यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए। आपराधिक छवि की भी बात कर लेते हैं। नेहरू की कैबिनेट 1962 का अगर हम आंकड़ा लेते हैं तो 0, एक भी मंत्री, एक भी नेता जो नेहरू जी के साथ था, क्रिमिनल केसेस नहीं थे। अब मोदी राज में अगर देखें तो तकरीबन 71 मंत्रियों में से 28 मंत्री ऐसे हैं, 28 मंत्री यानी 40% ऑलमोस्ट, जो मोदी जी का मंत्रिमंडल है, उनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं।
और 27% यानी 19 मंत्री ऐसे हैं जिन पर गंभीर मामले हैं, हत्या के प्रयास का मामला है, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिन पर उससे भी ज़्यादा संगीन अपराध हैं। अब दोस्तों, नेहरू जी की भी आपने कैबिनेट देख ली, हालांकि मैंने 4-5 नाम ही गिनाए थे। मोदी जी की भी कैबिनेट देख ली, दोनों के नवरत्न आपने देख लिए, योग्यता देख ली, क्षमता देख ली, पोटेंशियल टैलेंट सब देख लिया आपने। सवाल इस बात का है कि मोदी जी आखिर ऐसे लोगों को चुनते क्यों हैं? इसके पीछे मोदी जी का मकसद क्या है? और सवाल यह भी है कि जब मोदी जी इस तरह के फैसले लेते हैं, जैसे देश को सुपर पावर बनाना या फिर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने का वो नारा देते हैं, तो क्या वो खुद भूल जाते हैं कि उनके स्लोगन्स क्या हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं, उनके संकल्प क्या हैं, या जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं जैसे स्मार्ट सिटी है, मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, या जो सपने वो दिखाते चले आए वो मोदी खुद कैसे भूल जाते हैं? दरअसल सच ये है कि मोदी जी फैसले लेते समय देश को इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता पर केंद्रित है। देश पीछे है, कुर्सी आगे है। क्या आपको लगता है कि जहां तक फॉरेन पॉलिसी की बात है, इंडस्ट्री की बात है, देश को आगे ले जाने की बात है, क्या उस तरह का विजन आपको नरेंद्र मोदी में दिखता है, या आपको ये लगता है कि ये जो गुजरात लॉबी है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ चुनाव के बाद चुनाव जीतना है और उसमें इस देश की जो गाड़ी है पटरी से उतर रही है? उनका केवल एक ही मकसद है, चुनाव पर चुनाव जीतना, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, सभा का चुनाव हो। हर चुनाव, पता नहीं क्या है कि वो हर चुनाव जीतना चाहते हैं, और हर चुनाव जीतने के क्रम में जो भी चुनाव जीतने में जो भी नीति मददगार होगी, जो भी कदम मददगार होगा, वही उठाने की कोशिश करते हैं। और इससे देश की भलाई होगी कि नहीं, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। और ये जो मोदी जी का फोकस है, मैं आत्म मुग्धता की बात नहीं कर रहा हूँ, नार्सिसिस्ट होने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो फोकस है कुर्सी पर, जहाँ मैंने कहा ना देश पीछे है कुर्सी आगे, इसका नतीजा दोस्तों क्या है? इससे देश को नुकसान कितना हो रहा है, एक नज़र इस पर भी देख लेते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा था कि $5 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी, हम तीसरी महाशक्ति बनेंगे अमेरिका और चीन के बाद, लेकिन आज भारत किस पायदान पर है आप देख सकते हैं कि तीसरी महाशक्ति तो छोड़िए, भारत 6ठे पायदान पर आ गया है, और भी कई देश आगे निकल सकते हैं अगर यही हालात रहे। और यही नहीं, रुपए पर मोदी जी जमकर लेक्चर देते थे कि मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिस्ट फेल हो रहे हैं, रुपया लुढ़क रहा है, मनमोहन सिंह रोक नहीं पा रहे, बांग्लादेश की करेंसी स्ट्रांग है, श्रीलंका की करेंसी स्ट्रांग है, नेपाल की करेंसी स्ट्रांग है, लेकिन मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री करेंसी को संभाल नहीं पा रहा है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मोदी जी के आने के बाद रुपया ऐतिहासिक तौर पर कमज़ोर हुआ। मोदी जी जब 2014 में आए थे तो $1 की कीमत 60 रुपये थी, और आज 95, 94, यहाँ तक कि 100 पार भी रुपया जा सकता है अगर हालात मिस्टर मोदी ने नहीं बदले। शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा पर तो मोदी जी इतना लेक्चर देते थे कि गुजरात को उन्होंने कैसे ठीक कर दिया। पर्चा लीक पर कहते थे कि कांग्रेस जिम्मेदार है। जो पर्चे लीक हो रहे हैं या शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रही, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। मनमोहन सिंह को कई बार उन्होंने कोसा अपने भाषणों में। यहां सत्ताधारी दल के लोगों पर ही पेपर लीक माफिया होने का आरोप लग रहा है। लग रहा है ना? राजस्थान के युवाओं को पेपर लीक माफिया से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कांग्रेस को हटाना ही होगा। सच्चाई है कि आज जो हालात हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जब पर्चा लीक ना हो। और शायद इसीलिए देश भर के बच्चे, कोई जंतर मंतर पर बैठा है
तो कोई लखनऊ में धरना दे रहा है, तो कोई पटना में दे रहा है, तो कोई बाकी शहरों में दे रहा है। देश भर में बच्चों के धरने चल रहे हैं। और सच्चाई ये भी है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय जो पैमाने हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, भारत हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में कमज़ोर होता चला गया। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, प्रेस फ्रीडम की बात कर लेते हैं। प्रेस फ्रीडम में 2014 में भारत का स्थान दुनिया में 140 नंबर पे था, अब हम बढ़कर 157 पर आ गए, 157 पे आ गए। अगर आप एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस देखते हैं, उसका इंडेक्स देखते हैं, तो भारत का स्थान 155 था, आज भारत 176 में 176 पर है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 27वें नंबर पर था, 27 पूरी दुनिया में 27वें नंबर पे, आज हम 51 पे, जस्ट डबल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 55वें स्थान पर था भारत, आज 102 स्थान पर पहुंच गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट का अगर आप इंडेक्स देखें तो पहले भारत 130वें स्थान पर था, आज भी मोदी के तमाम नारों के बावजूद भारत 130 स्थान पर ही है। और अगर हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देखते हैं तो भारत पहले 85वें स्थान पर था, आज पहले से कहीं ज़्यादा 91 स्थान पर आ गए हैं। अब दोस्तों 12 साल की जो मोदी सरकार है उसका हाल तो आपने देख ही लिया है। गोदी मीडिया भले ही मोदी जी का जितना डंका पीटे, लेकिन सच्चाई ये है, कड़वी सच्चाई ये है कि देश तभी तरक्की करता है जब उसकी बागडोर योग्य और ईमानदार हाथों में होती है। यानी जो टैलेंटेड हैं, जो मेरिटोरियस हैं, जो ऑनेस्ट हैं, जब उनके हाथ में बागडोर होती है तो देश तरक्की करता है। 5वीं पायदान से चौथी, चौथी से तीसरी, तीसरी से दूसरी, दूसरे से पहले स्थान पर भी जा सकता है, ऑनेस्टी और मेरिट के बल पर। लेकिन जब लोगों को परखने की जो कसौटी है वो सिर्फ चापलूसी है, चाटुकारिता है, मेरिट नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो फिर हो सकता है कि अमृत काल भी विषकाल बन सकता है। तो दोस्तों ये था आज के संडे स्पेशल स्टोरी का एक और एपिसोड। आपको कैसा लगा, कहाँ कमियां रह गई, कहाँ खामियां रह गई, ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो एक तरह से आप कह सकते हैं वीडियो है जो थोड़ा सा हट कर है, गहराई में जाने की कोशिश मैंने की है। इसलिए इस संदेश को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाइए। और कोई आइडिया आपके जहन में हो, आप किसी सब्जेक्ट को चाहते हैं कि मैं उस पर एक नया वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक अलग एपिसोड के साथ संडे स्पेशल में। तब तक के लिए नमस्कार।